हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने राजनीतिक परिस्थितियों पर डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सामाजिक परिस्थिति। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज दो वर्गों में विभक्त था। ये रीतिकालीन समय की बात हो रही है कि आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से जो समाज था वो दो वर्गों में विभक्त था। पहला था उत्पादक वर्ग और दूसरा था उपभोक्ता वर्ग। उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत कृषक समुदाय और श्रमजीवी थे, यानी कि जो लोग किसान थे, खेती बाड़ी करते थे और मेहनत करने वाले मजदूर थे। तथा उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत राजा से लेकर उनका दरबार और दास तक शामिल थे, यानी कि जो उपभोक्ता वर्ग था इसमें राजा और उनके जो खास व्यक्ति थे, ऊंचे ओहदों पर, ऊंचे स्थान पर उपस्थित जो लोग थे वो आते थे उपभोक्ता वर्ग में, और राजा के दरबान वगैरह, दास वगैरह ये सब इसमें आते थे उपभोक्ता वर्ग में। इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था। एक शासित था, दूसरा शासक, यानी कि शासित उपभोक्ता वर्ग उत्पादक वर्ग हो गया और शासक उपभोक्ता वर्ग हो गए। एक शोषित था, दूसरा शोषक, यानी कि ये जो उपभोक्ता वर्ग था ये उत्पादक वर्ग जो था उसका शोषक करते थे, उसका शोषण करते थे, उसको तरह से उसको नीचा दिखाते थे। इनके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग था जिनका संबंध निम्न और मध्य वर्ग से था, यानी कि एक वर्ग विद्वानों का था जो निम्न और मध्य वर्ग से संबंधित थे, पर जीविका के लिए उच्च वर्ग से जुड़े होते थे। ये जो विद्वान थे जीविका के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए ऊंचे वर्गों से जुड़े होते थे। उनमें भी उच्च वर्ग के संस्कारों और आशा आकांक्षाओं का प्राबल्य रहता था, यानी कि ये जो मध्य वर्ग था और निम्न वर्ग था, विद्वानों का वर्ग मध्य और निम्न वर्ग, ये राजाओं से और महाराजाओं से जो उपभोक्ता वर्ग था उससे जुड़े रहते थे, और उसी के जो संस्कार थे इन लोगों में भी देखने को मिलते हैं। उच्च वर्ग से जुड़े रहते थे और इसी उच्च वर्ग के संस्कार इन लोगों में देखने को मिलते हैं मध्य वर्ग में और निम्न वर्ग में। रीति काव्य का संबंध निम्न वर्ग से नहीं है, क्योंकि इस काल की नायिका खेत में काम करती हुई या गोबर पाथती हुई स्त्री नहीं हो सकती, यानी कि रीति काव्य में जो नायिका होती थी वो राजमहलों में रहती थी, रानियां होती थी, और जो रीति काल में कविताएं लिखी जाती थी वो राजा महाराजाओं के ऊपर ही होती थी। तो इसमें ये कहा गया है कि ये निम्न वर्ग से रीतिकाल का संबंध नहीं हो सकता। रीतिकाल का संबंध जो था वो उच्च वर्ग से था, क्योंकि रीतिकाल की जो कविताएं होती थी उसकी जो नायिका होती थी वो कभी भी गोबर पाथती हुई या फिर है ना खेत में काम करती हुई नहीं दिखाई देती। उसकी जो नायिकाएं होती थी वो राजाओं के महलों में दिखाई देती हैं। इस काल की कविता का मुख्य संबंध बादशाहों, राजाओं और सामंतों की काम शुद्धा की पूर्ति से था, यानी कि राजाओं और बादशाह जो थे उनके सामंत होते थे, तो उनसे ही इसका संबंध है रीतिकाल का। इसलिए हम किसी वर्ग की मनोवृत्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। शाहजहां के काल में मुगल दरबार अपने ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। बादशाह और उनकी बेगमों के अलावा अमीरों और कर्मचारियों का जीवन भी ऐश्वर्यपूर्ण था, यानी कि जो बादशाह होते थे उनका और जो अमीर लोग थे उनका जीवन ही सिर्फ जो ये शाहजहां थे मुगल बादशाह, तो इनके समय में सब कुछ खुशहाल था, सारी सामाजिक राजनीतिक स्थिति सब सही थी और सब कुछ कुशल रूप से चल रहा था। तो बादशाह और कर्मचारी जो बादशाहों के साथ साथ जो कर्मचारी थे उनका जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो रहा था। साथ ही सामंत भी मुगल दरबार की नकल कर रहे थे, यानी कि जो स्टेट के छोटे छोटे से राज्य बन गए थे तो वो भी मुगल दरबारों की नकल कर रहे थे, और उसी की नकल पर वो लोग अपने जो दरबार होता था उसमें कवि रख लेते थे और उनसे अपने ऊपर, अपनी प्रशंसा के ऊपर, अपनी रानियों के ऊपर कविताएं लिखवाते थे। अवध के नवाबों और जयपुर, मारवाड़ आदि के राजाओं का जीवन विलासिता में डूबा हुआ था। इस विलासिता की सबसे बड़ी विशेषता थी खोखलापन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वास्तविक वैभव का स्थान वैभव प्रदर्शन ने ले लिया। इस वैभव प्रदर्शन ने विलासिता को
जन्म दिया और दरबारी शिक्षा भी आशिकाना गजलों, फारस की अश्लील प्रेम कथाओं तक सीमित रह गई। यानी कि ये जो वैभव था, इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो दरबार था उसमें शिक्षा की जगह आशिकाना गजलें होने लगी थी। फारस की जो अश्लील प्रेम कथाएं थी वो सुनाई जाने लगी थी। तो जो पूरी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से खराब हो गई थी। तो यही बताया गया इसमें। रीति काल के कवि पद्माकर का ये वर्णन उस काल की स्थिति परिस्थिति का परिचायक है। तो ये कुछ लिखते हैं, पद्माकर ने ये कुछ लिखा है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन, चांदनी है चित है, चिरागन की माला है। कहे पद्माकर त्यों गजक गिरजा है सजी, सेज है सुराही है सुरा है और प्याला है। शिशर के पाला को व्याप्त कसीला, तिन्ह जिनके अधीन अते उदित मशाला है। तांतुक ताला है विनोद के रसाला है, सुबाला है दुशाला है, विशाला है चित्रशाला है। तो ये आप पढ़ के कुछ समझ लीजिएगा। ललित क्रीड़ाओं के विलास अंतःपुर में गूंजता था और चौसर और गजपा के खेल मनोरंजन करते थे। यानी कि जो था ललित क्रीड़ाएं जो थी उनका विकास हो रहा था। चौसर का खेल और गजपा का चौसर का खेल तो ताश को बोलते हैं और गजपा का नहीं पता मुझे। तो ये खेल थे, तो ये जो है वहाँ पे खेले जाने लगे थे राजाओं के दरबारों में। तरह तरह के कबूतर, लाल, तोता, मैना से निवास गूंजते थे। यानी कि हर जगह जो परिंदे होते थे उनके आवाज़ें गूंजती थी हर जगह। रईसों, सेठों, जमींदारों की स्थिति के ठीक विपरीत कृषक मजदूरों की स्थिति थी। यानी कि रईसों, जमींदारों की और राजाओं की, सामंतों की जितनी स्थिति अच्छी थी, कृषक और मजदूरों की उतनी ही ज़्यादा खराब थी, उनकी बिल्कुल उल्टी थी। समाज, व्यवसाय एवं पेशों के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में बट गया था, पर किसान मजदूर का जीवन दयनीय था। अन्न उगाने वाले अन्न की कमी थी और दरिद्रता इनको तोड़ रही थी। यानी कि उनके पास कोई काम नहीं था। दरिद्रता मतलब वो बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था। और जो किसान थे उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। ज़्यादातर आबादी किसानों की थी, जो दिन भर काम करने के बाद भी फटे हाल था। मुगल वैभव का पूरा खर्च इन किसानों के बल पर ही चलता था। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में, सचमुच उस समय के प्रसाद इन लोगों की हड्डियों पर खड़े थे। इन्हीं के आंसू और रक्त की बूंदें जमा कर अमीरों की मोती और लालों का रूप धारण कर लेती थी। ये उस समय की बात हो रही है जब औरंगजेब का समय था। औरंगजेब के आखिरी समय था और उनकी मृत्यु हो गई थी, उस समय की बात हो रही है। राजा के अबाध अपव्यय की क्षतिपूर्ति अनेक प्रकार के उचित अनुचित कर्मों द्वारा की जाती थी। कर्मचारी गण राजा का और अपना उदर किसानों का खून चूस कर करते थे। यानी कि राजा के जो किसी चीज़ में अगर उसको नुकसान हो जाता था तो उसकी पूर्ति जो है हर तरीके से की जाती थी, किसानों से धन लूट कर या फिर कैसे भी हर तरीके से अनुचित कर्मों द्वारा। यानी कि जो ठीक नहीं था उन कामों द्वारा राजा के जो पैसा था उसकी पूर्ति की जाती थी। सम्राट, सूबेदार, फौजदार, जमींदार आदि सभी का शिकार बेचारा किसान था। यानी कि सभी लोग जो थे वो किसान का ही शोषण करते थे, उच्च वर्ग के जितने भी लोग थे। मजदूर कारीगरों को बेगारी ने तबाह कर दिया था। भयंकर अकाल तथा महामारी से जीना दूभर हो गया था। देश की धन समृद्धि के नाश के साथ शिल्प संस्कृति की हालत भी बिगड़ गई थी। यानी कि देश की जो धन की मतलब आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी और जिसकी वजह से शिल्प और संस्कृति की हालत भी बिगड़ गई थी। और उस समय अकाल भी पड़ा था और महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खराब हालत हो गई थी। सामाजिक पतन का यह काल नैतिक मूल्यों के पतन का भी काल था। यानी कि नैतिक मूल्यों का पतन हो गया था, इस समय समाज का पतन हुआ था।
समाज के पतन के साथ साथ हिंदू मुसलमान दोनों जर्जरित होकर नैतिक बल खो बैठे थे। यानी कि हिंदू मुसलमान की जो एकता कबीर आदि संतों के टाइम में भक्ति काल में हुई थी, वो अपने नैतिक जो बल था वो खो बैठे थे। उनके बीच भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। शाहजहां जैसे बादशाहों ने मुगल गौरव को मिट्टी में मिला दिया था। दरबार छल कपट के केंद्र थे। नैतिक बल से यहाँ पे ये गलत लिखा है, शाहजहां नहीं आएगा, यहाँ पे औरंगजेब आएगा। शाहजहां के काल में तो सुख शांति थी, औरंगजेब का काल था जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी जनता को। तो ये गलत है, यहाँ पे औरंगजेब लिख लेना। दरबार छलकपट के केंद्र थे। नैतिक बल से ही हीन सम्राट अमीर भाग्यवादी बन गए थे। विलास की रंगीनी में निराशा की कालीमा जीवन को घेर कर बैठी थी। कविता पर इसका सीधा असर पड़ा, यानी कि जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उसका असर कविता पर देखने को पड़ता है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस प्रवृत्ति का सटीक मूल्यांकन किया। भीषण राजनीतिक विषमताओं ने बाह्य जीवन के विस्तृत क्षेत्र में स्वस्थ अभिव्यक्ति और प्रगति के भी मार्ग अवरुद्ध कर दिए। यानी कि जो विस्तृत इन्होंने लिखा है डॉक्टर नागेंद्र ने। निदान लोगों की प्रवृत्तियां अंतर्मुखी होकर अव्यवस्थित काम विलास में ही अपने को व्यक्त करती थी। अब थर्ड है धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं। इस काल का धर्म भी विलासिता से प्रभावित हुआ। हिंदी प्रदेश में वैष्णव धर्म और उसमें भी कृष्ण भक्ति शाखा तेजी से फैली, क्योंकि ये उस युग की प्रवृत्ति के अनुकूल था। यानी कि विलासिता, श्रृंगार, प्रेम से संबंधित बातें, ही विलासिता का मतलब ये होता है। तो इस समय जो है कृष्ण भक्ति शाखा जो है वो तेजी से फैली। राधा कृष्ण के प्रेम की बात ज़्यादा होने लगी। तो ये जो धर्म था ये भी विलासिता से प्रभावित हुआ, ऐसा यहाँ पे लिखा है। हिंदी प्रदेश में वैष्णव धर्म और उसमें भी कृष्ण मतलब वैष्णवों का प्रभाव देखने को मिलता है, और उसमें भी कृष्ण भक्ति शाखा जो है वो तेजी से फैली। राधा कृष्ण के प्रेम का जो है ज़्यादा जोर देखने को मिलता है इस समय में। कृष्ण संप्रदाय के कई उप संप्रदाय सामने आए। वल्लभ संप्रदाय में विठल नाथ जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने गोकुल, कामवन, कौकरोली, श्रीनाथ द्वारा सूरत, बम्बई और काशी में अपनी अपनी गद्दियाँ बना ली। यानी कि वल्लभ संप्रदाय जो था, वल्लभ संप्रदाय विठल नाथ जी थे उसके संस्थापक। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे उन्होंने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी गद्दियाँ बना ली थी, और वो कृष्ण संप्रदाय से हाँ, तो ये लोग जो थे वल्लभ संप्रदाय वाले विठल नाथ के पुत्र, इन्होंने अपनी अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी गद्दियाँ बना ली थी और कृष्ण संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने लगे थे। इस प्रकार की गद्दियाँ विलासिता का केंद्र बन गई, यानी कि विलासिता का केंद्र बन गई इनकी गद्दियाँ जो थी। सेवा अर्चना की अनेक पद्धतियों का आविष्कार हुआ और भगवान ऐश्वर्य की मूर्ति बन गए। यानी कि सिर्फ भगवान जो थे वो सिर्फ देखने के लिए बन गए, लोग उनको आके देखते थे बस, और कुछ नहीं था। उनकी पूजा कुछ नहीं होती थी। सेवा अर्चना की जो थी वो उसकी जो पद्धति थी उसके नए नए आविष्कार होने लगे थे, नई नई पद्धतियाँ बन गई थी। इन गद्दियों के गोस्वामियों का संपर्क राजाओं और सामंतों से बढ़ा। यानी कि ये जो थे विठल नाथ जी के जो पुत्र थे, तो इनका संपर्क जो है राजाओं और सामंतों से हो गया था, जिस कारण विलासिता देखने को मिलती है। इनका जो राज था, जहाँ पर ये अपनी वो बना ली थी इन्होंने गद्दियाँ, वो इन सारे इलाकों में, तो यहाँ पर भी विलासिता देखने को मिलती है। वहाँ से ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध होते थे, यानी कि वहाँ से जो राजा वगैरह सामंत होते थे, तो इन गोस्वामियों को वो ऐश्वर्य के साधन और सुख शांति के मतलब साधन जो होते थे वो उपलब्ध कराते थे। इस युग का धर्म अंधविश्वास का पर्याय बन गया। अशिक्षित जन समुदाय के लिए भक्ति भावना धर्म के बाह्य अंगों तक सीमित थी। यानी कि जो लोग अशिक्षित थे वो भक्ति नहीं कर सकते थे, ऐसा उस समय में प्रचलन हो गया था। और ये जो समय था इसमें धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये अपने अंधविश्वास के कारण संतों और पीरों के पास जाते थे और सब प्रकार की रीतियों और अंध परंपराओं का पालन करते थे। ये संत और पीर
संत और पीर भोली भाली जनता का खूब शोषण करते थे। इसके अतिरिक्त इस काल में अवतारों की लीलाओं का खूब प्रचलन हुआ, यानी कि जो जनता होती थी वो संत और पीरों के पास जाती थी और वो जो संत और पीर होते थे वो जनता का शोषण करते थे, नए नए तरीके से उनको लूटते थे, उनका अलग अलग तरीके से शोषण करते थे। और इस समय में अवतारों की जो लीलाएं थी इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि ये लोग जो संत होते थे ये कहते थे कि जो भगवान है वो अवतार लेते हैं, तो इस बात का जो प्रचलन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कृष्ण लीला और राम लीला का प्रचलन बढ़ा। इस प्रकार जनता की धर्म भावना उनके मनोविनोद के साधन भी बन गया। भक्ति काल में माधव, निम्बार्क, चैतन्य और वल्लभ संप्रदाय में राधा की भक्ति भाव से प्रधानता थी, किंतु इस काल में राधा को परकीय भाव की नायिका मात्र रह जाना पड़ा। नायिका नायक भेद को रीतिकाल के कवियों ने परकीय भाव में खोल लिया और कहा, आगे के सुकवी रीझी है तो कविताई, ना तो राधिका कन्हा सुमिरन को बहानो है। ये कहा इन लोगों ने। इस काल की कविता में भक्ति का यही रूप सामने आता है। इस युग के कवि सूरदास और नंददास की परंपरा के अनुकरण नहीं कर रहे थे, यानी कि सूरदास की और नंददास की जो परंपरा थी उसका पालन नहीं कर रहे थे। इस काल के कवि अपनी ही अलग से परंपराएं बना रहे थे, अपनी अलग तरीके से रचनाएं कर रहे थे, बल्कि उनकी श्रृंगारिकता को विकृत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। यानी कि सूरदास और जो नंददास थे इनकी जो श्रृंगारिकता काव्य में देखने को मिलती है उसको विकृत कर रहे थे, विकृत उसको बढ़ा रहे थे, श्रृंगारिकता को ही बढ़ा रहे थे, इससे भक्ति को नहीं बढ़ा रहे थे। ये उस काल की बौद्धिक हास का परिणाम है। अभय कला और संगीत। इस काल की स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला पर भी विलासिता का प्रभाव स्पष्ट है। शाहजहां के काल में स्थापत्य और चित्रकला में अलंकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, पर औरंगजेब के शासनकाल में कला का ह्रास हुआ। यानी कि औरंगजेब जो थे वो उनके शासनकाल में कला का ह्रास हुआ। उन्होंने ये तर्क दिया था कि औरंगजेब ने कि जो इस्लामिक धर्म और सिद्धांत जो है उसके खिलाफ है ये किसी का चित्र वगैरह बनाना, तो इसलिए कला का ह्रास हुआ था औरंगजेब के काल में। और शाहजहां के काल में जो है कला का बहुत ज़्यादा वो थी, कला की एक चरमोत्कर्ष पर थी, कला की एक खास प्रवृत्ति थी, एक खास विशेषता थी, उनके टाइम में होती थी कलाएं। 18वीं शताब्दी में अवध के नवाबों ने स्थापत्य और चित्रकला की मृत परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया, पर इनमें मौलिक प्रतिभा का अभाव है। यानी कि अवध के जो नवाब थे और अवध के नवाब जो थे उन्होंने चित्रकला को दोबारा से जीवित करने की कोशिशें की, लेकिन उसमें जो मौलिक प्रतिभा थी वो खो गई थी कहीं, और विलासिता ही देखने को मिलती है। संगीत में भी मौलिकता नहीं थी। अवध में संगीत को प्रश्रय मिला, पर अन्य क्षेत्रों की भांति इस काल के संगीत में भी गंभीरता का अभाव और विलासिता का प्रभाव दिख पड़ता है। यानी कि इस काल की जो संगीत था उसमें भी विलासिता का प्रभाव देखने को मिलता है और गंभीरता का। इस काल में संगीत भी अलंकरण और रसिकता में डूब गया। कला के चमत्कारवाद ने इस युग की संपूर्ण चेतना को खास ढंग से व्यक्त किया है। कला में सोने का रंग, मणियों का जुड़ाव, नक्काशी और तराश का प्रयोग बढ़ा। स्थापत्य में मूर्ति एवं चित्रकला की विशेषताएं प्रबल हो उठी। ताजमहल में मूर्ति कला का विस्तार है तो दीवाने खास में चित्रकला का रंग। औरंगजेब ने ललित कलाओं को प्रश्रय कम दिया और विशिष्ट ढंग की मस्जिदें और मकबरे बनवाए। यानी कि जो शाहजहां थे इन्होंने मूर्ति कला को भी और चित्रकला को भी बहुत ज़्यादा स्थान दिया था अपने राज्य में, और ताजमहल में मूर्ति कला देखने को मिलती है और दीवाने खास जो बनवाया था उसमें चित्रकला देखने को मिलती है। लेकिन औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब ने मस्जिदें बनवाई और मकबरे बनवाए, उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला इन सब पर ध्यान नहीं दिया, इन सबको रोक दिया उन्होंने। लाहौर की जामा मस्जिद कला की दृष्टि से ही नकल की गई थी। स्थिति की दयनीयता के कारण कला क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया। कला पर पहले तो अरबी फारसी का दबदबा रहा, पर बाद में इसकी भारतीयकरण हो गया।
यानी कि पहले जो है कला के क्षेत्र में अरबी फारसी का दबदबा रहना, मतलब अरबी फारसी से प्रभावित होकर, अरबों से और फारसी से प्रभावित होकर ही लोग चित्रकला करते थे। लेकिन बाद में जो है वो भारतीय आधार पर होने लगी, भारतीय संस्कृति को देखकर। राजपूत शैली की चित्रकला का विकास राजस्थानी सामंतों के दरबार तथा प्रेरणा से हुआ। चित्रों में पशु पक्षी तथा प्रकृति वैभव का उभार उमड़ पड़ा, यानी कि जो चित्र बनाए जाते थे उसमें पशु पक्षी और जो प्रकृति थी उसके नए नए जो मंजर थे वो देखने को मिले चित्रकला में। किंतु अलंकरण की अतिशयता ने इस कला को निर्जीव बना दिया, यानी कि अलंकरण जो था इसमें ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से निर्जीव लगने लगी, मतलब समझ में नहीं आती थी, अच्छी नहीं लगी लोगों को। व्यक्ति चित्रों तक में सहजता न आ सकी, कोरा रंग प्रदर्शन ही शेष रह गया। राजस्थानी चित्रकला शैली के साथ ही इस काल में कांगड़ा शैली का विकास हुआ। केशव बिहारी मतीराम देव का काव्य चित्रों में उतारे गए कला स्त्री सौंदर्य के अंकन में डूबे रहे। रीति काव्य का इन स्त्री चित्रों से सीधा संबंध है, ना ये भूलना चाहिए। यानी कि इसमें जो है स्त्री के सौंदर्य का वर्णन होने लगा था। ये जो चित्रकला थी इसमें स्त्री के सौंदर्य का वर्णन होने लगा था, स्त्री से संबंधित चित्र बनाए जा रहे थे इस समय में। तो यही है इसमें, और स्त्री से संबंधित, उसके श्रृंगार से संबंधित, तो ये सब विलासिता से संबंधित है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।